जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है। वर्ल्ड वार टू में यूएसए ने किया था। इतना भयानक मंजर था कि जापान की 2 सिटी पूरी तरह से एक पल में ही तबाह हो गई। जान तो गई, लेकिन आज भी इसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी 84% जापानीज का ये कहना है कि वह यूएसए को पसंद करते हैं और उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। जिस देश ने जापान के लाखों लोगों को एक झटके में ही मार दिया, जिस देश ने जापान के 1/3 फैक्ट्री को तबाह कर दिया, जिस देश ने जापान के 10 में से 8 नेवल शिप को तबाह कर दिया, जिस देश ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, जिसकी वजह से जापान की जनता सालों तक न्यूक्लियर अटैक का इफेक्ट झेलती रही, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह यूएसए को साथ रहना चाहते हैं। जापान का यूएसए के साथ ऐसा इतिहास होने के बावजूद भी जापान के लोग यूएसए को पसंद करते हैं और जापान की जो गवर्नमेंट है हमेशा यूएसए के गवर्नमेंट के साथ खड़ी रहती है। इतनी स्ट्रांग फ्रेंडशिप है कि अगर आप जापान पे अटैक करते हैं तो ऐसा समझ लिया जाएगा कि आपने सीधे यूएसए पर अटैक कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पता चलेगा कि जापान ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, वह हमेशा आज़ाद रहा और ऐसा हो पाया सिर्फ एक ग्रुप के कारण जो जापान के हजारों साल से प्रोटेक्टर रहे आए हुए थे, जो जापानीज एम्परर के नीचे रहकर काम करते थे और जापान के लिए हर लड़ाई लड़ा करते थे, और वो थे समुराई। वैसे जापान में जापान के किंग राज करते थे, लेकिन असल में जापान का जो कंट्रोल था इन समुराई लोगों के हाथों में ही था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जहां जापान में यूएसए की एंट्री होती है, क्योंकि जापान की जो लोकेशन थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिससे यूएसए को एशिया में व्यापार करने में एकदम आसानी होती। लेकिन यूएसए का जापान में घुसना इन समुराई लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका कल्चर खतरे में आ रहा है। तो समुराई लोगों ने यूएसए के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। लेकिन उस समय वहाँ जापान के जो किंग थे वह यूएसए से हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि अगर समुराई जापान से मिटा दिए जाते हैं तो सारा जापान का जो कंट्रोल है वह जापान के किंग के हाथों में वापस आ जाएगा। इन लोगों ने यूएसए और वहाँ के किंग जापान के इन लोगों ने मिल के समुराई लोगों को पूरी तरह से जापान से मिटा दिया। जब समुराई जापान से मिटा दिए जाते हैं तो यूएसए को जापान में कोई भी रुकावट नहीं आती है। जापान के किंग और यूएसए एक साथ आते हैं, जिसकी वजह से जापान में अचानक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने लगती है, मॉडर्नाइजेशन आने लगती है, नई नई फैक्ट्रियाँ बनती हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलने लगती है। इस बीच यूएसए ने जापान को भर भर के मॉडर्न वेपन्स दिए, मॉडर्न मेथड दिया और जापान के साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर किया। जापान के तरक्की में यूएसए का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। वैसा रोल नहीं था जैसा अंग्रेज़ों का था इंडिया में। वर्ल्ड वार 1 आते आते इनके रिलेशन इतने अच्छे बन चुके थे कि वर्ल्ड वार 2 में यूएसए और जापान एक साथ मिल के जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब वर्ल्ड वार 1 के बाद सब जीते हुए देशों ने अपने अपने रिवॉर्ड लिए, तो जापान भी चाहता था कि जर्मनी का जो हिस्सा एशिया में है वह जापान को मिल जाए, जिसके अंदर चाइना का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। लेकिन यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि इन हिस्सों को आज़ाद कर दिया जाए। यही इनकी दोगली पद्धति दिखती है। ये लोग पहले से ही एशिया में अलग अलग देशों पे अपना कब्जा जमाए बैठे हुए थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि एशिया का कोई भी देश इतना स्ट्रांग बने, जो कि जापान को भी पसंद नहीं आया और वह नहीं माना, क्योंकि जापान
भी उस समय तक एक सुपर पावर वाला देश बन चुका था, जो जापान नहीं माना और अपना एक्सपेंशन वाला एटीट्यूड बरकरार रखा। वह एशिया के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। गड़बड़ ये थी कि ये बात यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वार की वजह से एशिया का हिस्सा जापान के साथ साथ पूरी तरह से उथल पुथल में था, जिससे यूएसए और वेस्टर्न पावर को एशिया में व्यापार करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। वे लगातार चाह रहे थे कि जापान रुक जाए ताकि एशिया में शांति बनी रहे और व्यापार करना आसानी हो सके, लेकिन जापान बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। और वर्ल्ड वार 2 आते आते जापान इतना बड़ा बन चुका था। यूएसए वर्ल्ड वार 2 में तब कूदता है जब जापान यूएसए के पर्ल हार्बर आइलैंड पर हमला कर देता है और यूएसए के इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। और अब तक जापान एक बहुत बड़ा जियांट बन चुका था। ये मैप देखिए, मलेशिया से लेके इंडोनेशिया तक और कोरिया से लेके चाइना का आधा हिस्सा पूरी तरह से जापान के कब्जे में आ चुका था, जिससे वेस्टर्न पावर काफ़ी घबरा चुके थे और उनको जापान को रोकना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएसए ने जापान पे 2 न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जापान ने पूरी तरह से यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद जापान पूरी तरह से यूएसए के कंट्रोल में आ जाता है, जिसकी वजह से जापान के जो किंग थे उनको अपने पोजीशन से हटा दिया जाता है और जापान पे अब पूरी तरह से यूएसए की हुकूमत चलने लगती है। लेकिन यह हुकूमत अंग्रेज़ों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी जो वो लोग इंडिया पे करते थे। वो हुकूमत डेवलपमेंट की थी और मॉडर्नाइजेशन की थी। यूएसए ने जापान को इतना सपोर्ट किया कि आप सोच भी नहीं सकते। यूएसए ने खुद को नुकसान सह के जापान को सपोर्ट किया, क्योंकि जो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे कालिक पोती थी उस पर सफ़ेदी भी तो करनी थी। यूएसए ने जापान को ट्रेन किया इतना कि आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान यूएसए से भी आगे है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।